बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पनामा से अकामा तक का सफर, नून लीगी हुकूमत, पहले वजीर आजम और अब वज़रा अकामा स्कैंडल की जद में वजीर आजम इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी सऊदी अरब के अकामा होल्डर निकले। हैरत है कि जो भी मुतवक्के वजीर आजम के तौर पर सामने आने लगता है उसका अकामा निकल आता है। जिन ममालिक में पाकिस्तानी हुक्मरान सरकारी ओहदा रखने के बावजूद नौकरियां करते रहे, पिछले 5 बरसों में उन्हीं ममालिक ने कितने पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया, उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार के नक्शे कदम पर चलते हुए 3000 के करीब पाकिस्तानियों ने 102 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर डाली है। तहाइफ के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का ये खेल जारी है। अरबों के टैक्स चोरी के हवाले से अहम इंकशाफात आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हम करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी का पुराना खेल जारी है। हर हफ्ते चंद नई इंक्वायरियां शुरू होती हैं, मगर अगले ही हफ्ते चंद पुरानी इंक्वायरियां बंद कर दी जाती हैं। बिल्ली चूहे का ये खेल आखिर कब तक जारी रहेगा और इन केसेस की इंक्वायरियां खोलने और इनको बंद करने के पीछे क्या कहानी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पनामा केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से यह मुतालबा भी किया गया है। जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सेनेट की खजाना कमेटी में JIT को फराहम किया गया रिकॉर्ड मंगवाने पर सेनेटर्स आमने सामने आ गए। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि FBR के अफसरान ने जमा कराए रिकॉर्ड में टेम्परिंग की या फिर नहीं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला की जानिब से यह कहा गया JIT को यहां पर जेरे बहस ना लाने पर ना लाया जाए, क्योंकि मैं आपके और फिर दीगर के ऊपर भी सवाल उठाऊंगा। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला पर चढ़ दौड़े। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 140 एकड़ पर मुश्तमिल रॉयल पाम गोल्फ क्लब पर ब्रीफिंग के दौरान रेलवे हुकाम गुज़िश्ता 14 बरसों से खामोशी नजर आए। आखिर ये खामोशी क्यों, महकमाना इंक्वायरी क्यों ना की गई, इसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले पनामा की तो हर रोज बात होती है, मगर अब अकामा की हर रोज बात होने लगी। आमिर साहब, वजीर आजम निकले, डार साहब निकले, ख्वाजा साहब निकले, अब एहसन इकबाल साहब भी सामने आ गए। ये आपने सही कहा है, पहले पनामा गेट चल रहा था, ये अकामा गेट भी बनता जा रहा है। और शर्मनाक तो है ही है कि मुझे तो लगता है कि आधी से ज़्यादा कैबिनेट हो जाएगी जिनके पास ये अकामे हैं, कि अकामा लेने का जो प्रोसेस है वो अगर उसकी तफसीलात पढ़ें तो इतना शर्मनाक है कि आपको जाके वहाँ पे क्यू में लगना पड़ता है, अपने एड्स के टेस्ट फलाने टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कमीज़ उतार के छाती का एक्सरे उतारना पड़ता है, और वहाँ लाजिम है हर एक को करना पड़ता है अगर आपको लेना है। उसके बाद जी वहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग होती है, तस्वीरें लगती हैं, और सारे ये प्रोसेस है। और तुम ये इमेजिन करना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या डार साहब या अभी जो नए लेटेस्ट नाम आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल और पता नहीं कौन कौन से और के भी कल परसों ज़रा कंफर्मेशन आ जाए। हमारे पास 1-2 की और भी बड़ी खबर आ रही है, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि ये तमाम लोग जो कि हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, इतने इतने बड़े ओहदों पे हैं। इमेजिन करना कि ये वर्क परमिट, लेबर के नाम कैटेगरी लिखी होती है लेबर परमिट, तो लेबर के तौर पे मिनिमम सैलरी के ऊपर जो की गई हैं वो बड़ी शर्मनाक बात है कौम के लिए, कोई नेशनल रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। मैं समझता हूँ अब अपनी नज़रों से पता नहीं है कैसे अपनी इज़्ज़त कर लेते हैं। हमारे लिए बड़ा वो मुश्किल है कि इसका कानूनी पहलू छोड़ दें, इसका जो अखलाकी पहलू है और कौमी पहलू है वो बहुत शर्मनाक है। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा उस पर आना चाह रहा हूँ। एहसन इकबाल पे तो आज ये सोशल मीडिया पे क्लासर साहब बड़े बहस में मुब्तला थे एहसन इकबाल साहब के साथ, ये ज़्यादा तफसील बताएंगे। मैं ख्वाजा आसिफ साहब से शुरू करता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब अब उनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, एक वो डिफेंस के मिनिस्टर भी हैं, एक वाटर एंड पावर के भी मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने जो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, पाकिस्तान के उम्मीदवार भी हैं। हाँ, और अब ये भी कहा जा रहा है, उनका नाम दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वो जो है ना उम्मीदवार भी हैं। तो उनका जो अकामा है वो अभी ऑलमोस्ट उनका अपना, ये आज मैं देख रहा था मीडिया पे चल रहा था कि उनका ये तो बड़ी पुरानी चीज़ है, मैंने नॉमिनेशंस में दी हुई है,
कोई कुछ नहीं है, बड़े लाइटली उन्होंने, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नॉमिनेशन से पिया हुआ था, मगर उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने गोशवारों में, ये पड़े हुए हैं मेरे पास सामने, प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं दिया हुआ था, जो कि वायलेशन है, जिसकी वजह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की एक बहुत बड़ी ग्राउंड बन रही है ये जो FZD कंपनी निकल आई और जो कामा है उसकी वजह से। तो इनकी भी जो है ना नौकरियां खतरे में आप समझ लें आ गई हैं, क्योंकि मैंने भी नौकरियां रुक जाएं, वो इनको वहाँ पे सऊदी अरेबिया या उनको दुबई वाले इनके कफील डिसमिस कर देंगे, या नौकरी से मुराद आपकी यहाँ पाकिस्तान में जो नौकरी कर रहे हैं वजीर आजम या दिफा मिनिस्टर की, वो नौकरी एक्सप्लेन कर दें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ से जो एज एन MNA एज अ वजीर जो है ना ये नौकरियाँ खतरे में, और डिस्क्वालिफिकेशन लंबे अरसे के लिए भी हो सकती है। ग्राउंड्स बड़ी इसकी सख्त है इनकी, ख्वाजा आसिफ में, और बहुत ही ज़्यादा मैं ज़ाती तौर पे परेशान हो गया हूँ। मैं एक ज़माने में इनसे ताल्लुक़ रहा है कि ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ भी कर सकते हैं कि जो आखिरी कामा जो है, इसको वैसे आपने लफ्ज़ बड़ा ज़्यादती कर दिए, उसका लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। इसको क्या ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस बेवकूफ़ी तकब्बुर है, तकब्बुर तो बहुत ज़्यादा है। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ख़ालिद साहब का माशाल्लाह ये होता नहीं था, मगर इस दफ़ा बहुत तकब्बुर है। आई एग्री विद यू। तो ये तकब्बुर की वजह से ये है कि इस तरह के अगर काम, क्योंकि उन्होंने डिनाई नहीं इसको किया, और वो हमारे दोस्त उमर कुरैशी साहब ने वो ज़रा खुद जाकर ये चीज़ें निकाली भी हैं कि जो उन्होंने इनका कामा है, ये पिछली जून 29 जून 2017 को इजरा हुआ है इसका, अभी एक महीना पहले ये रिन्यू हुआ है, ये रिन्यू करवाया गया है अभी। मतलब है कि वो ये नहीं प्राइम मिनिस्टर का वो कह रहे हैं जी 2014-15 तक पुराना बना हुआ था, 15 तक चल गया। इन्होंने अभी एक महीना पहले उसका इजरा करवाया है, और मैंने जो है वो कंपनी चेक की है जो क्लास साहब, जिसका इन्होंने इसके नाम दिया हुआ है, इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक कंपनी है दुबई की। जी। उस कंपनी का चेक करवाया है, और ये उमर कुरैशी साहब ने उसको कंफर्म भी किया है, अभी वो चला भी रहे थे, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। उनका जनाब वो जिस कंपनी के जो मेन बादशाह है ना, उसके इंचार्ज हैं, मालिक हैं जो, उनका नाम पनामा में है, उनका नाम है इलियास इब्राहिम। ये कंपनी बड़ी मशकूक है जी, इलियास इब्राहिम सलूम। ये फिर तो ये बड़े क्वालिफाई करते हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। रीज़न कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों का नाम भी पनामा में था, तो कतरी खत जो आया था उनका नाम भी पनामा में था। ये चीज़ें इनका भी माशाल्लाह, ये ख्वाजा साहब जिस जहाँ मुलाजमत फरमा रहे हैं वो भी पनामा में है, तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें मिलती हैं, सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं सर। नहीं, स्टोरी डज नॉट एंड हियर क्लास साहब, बड़ी ज़्यादा आज आपने बड़ी मेहनत की हुई है, तैयारी की हुई है। आगे ये है उस कंपनी में ये है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अच्छी पोस्ट, नॉट बैड। और कार्ड टाइप में लिखा हुआ है रिन्यू लेबर कार्ड, मतलब मजदूरी का कार्ड जो है ना इसके ऊपर लिखा हुआ है। और उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये बिजली और पानी के वजीर हैं, और ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है। ये लिस्ट अगर दिखा सके कि ये तमाम जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो बनाते हैं और बेचते हैं। ये पूरी जनरेटर, पैनल्स, HB सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, तमाम जो वापडा और वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री यूज करती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही बन जाता है कि कैसे एक मिनिस्टर जो है, पहले मैं सिर्फ उससे शुरू हो रहा हूँ, वाटर एंड पावर, मैं दफा पे नहीं आया, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर कैसे एक पैसे ही प्राइवेटली कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो कंपनी जिसका सरबराह का नाम पनामा में है। सो मनी लॉन्ड्रिंग पे पता नहीं वो क्या सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब देखें ना सारी सिमिलैरिटीज विद पनामा। साथ में वो कंपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही बनाती है, जिसके ये इंचार्ज हैं, ट्रांसफार्मर और वो बनाती है, और इनका वहाँ पे ओहदा जो है ना मैनेजर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं ये वहाँ पे। ये तो पहला आ गया कि कंपनी, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि इनका नौकरी करना वहाँ पे, और दूसरा उस कंपनी में जो कि इलेक्ट्रिकल है, तीसरा पनामा में उसका हेड है। मैं री एम्फसाइज कर रहा हूँ। दूसरा ये इनका कहना है कि जनाब ये कि आ जाता है कि पैसे ड्रॉ करते हैं या नहीं करते, ये इशू आ जाता है। तो मैंने खालिद साहब के आज गोशवारे निकाले उसमें, तो उसमें इन्होंने पिछले साल जो है ना गोल मोल सा कोई डिटेल नहीं दी, तो इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ और कोई 30-32 लाख रुपए की ना अपने बाहर से रेमिटेंसेस के खाने में, एसेट्स में नहीं, रेमिटेंसेस के खाने में ना ये डाले में 1 करोड़ 32 लाख रुपए पिछली दफ़ा। उसकी कोई तफसील नहीं है,
एनेक्शंस में भी मैंने देखा, मुझे नहीं मिली। अगर मुझसे गलती हो तो खायद साहब इसको मुझे दुरुस्त कर सकते हैं और मैं माफ़ी मांग के जो है ना उनकी बात दोहरा दूंगा। तनख्वाह में 50,000 दरहम आ रहे थे कि रियाल आ रहे थे, कोई मेरा ख्याल है कोई वो कागज वो भी फिर रहा था कोई मार्केट में। बहरहाल ये तो इनके गोशवारों में पिछले साल इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो अगर वो हमने कोशिश की थी खायद साहब से के दफ्तर से भी, उनके ज़ाती फ़ोन पे भी मैसेज भी छोड़ा, कांटेक्ट करने उनसे कंफर्मेशन में कोई हमें जवाब नहीं आया। प्रोग्राम के दौरान भी अगर करना चाहें तो हम उसको बिल्कुल रिसीव करके उनका मैसेज दे देंगे। 2016 में इन्होंने उस खाने में जहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस कैपिटल आउटसाइड पाकिस्तान और एसेट्स ब्रॉट टू रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान में इन्होंने नील चल रहा है। ये मेरा ख्याल इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मगर इसमें एक बड़ी मजेदार चीज आमिर साहब ब्रेक के बाद बड़ी मजेदार एक चीज है। बिल्कुल, ये मजेदार चीज ब्रेक से जब वापस आएंगे वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर दिफा के हवाले से भी एक एनालिसिस है जो कि आमिर साहब से लेंगे, लेकिन इस तमाम सिचुएशन को क्लासेस साहब किस तरह से देखते हैं और जिन ममालिक में हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान नौकरियां करते हैं वहां पर पाकिस्तानियों का क्या हाल होता रहा है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। 2016 की जो आमिर साहब आपने ख्वाजा साहब से मुतालिक बात की थी, आपने कहा था नील मेंशन किया हुआ है, मजेदार चीज अब हमारे साथ बाहर से वो है। वैसे गोशवारे ख्वाजा साहब के मैंने इत्तफाकन पढ़ने शुरू कर दिए, तो जो ख्वाजा साहब देखने से बड़ी, आपको पता है, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, बड़ी शोशा रखते हैं, मगर यहाँ इनकी गोशवारे देख के तो जो है लाइबिलिटीज़ ही इनकी इतनी ज़्यादा है। कोई 10 करोड़ रुपए तो उन्होंने लोगों को देना है। कोई जो है जवेद वड़ाइश साहब हैं अरशद, उनको इन्होंने कोई 2 करोड़ 47 लाख देना है बैंकों को भी। उसमें लाइबिलिटीज़ बड़ी दिखाई हुई हैं। और कार बड़ी इनके पास, आपको पता है, आपके पास उनसे बहुत अच्छी कार है। टोटल एक मेहरान कार है, वो भी 11 साल पुरानी। सारे ही MNA सेनेटर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिला है, मगर मैं देख रहा था कि जो डिक्लेयर की हुई है उन्होंने एक कार की हुई है मेहरान 11 साल पुरानी। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता खायद साहब मेहरान में कभी बैठे भी होंगे, वो भी 11 साल पुरानी सुजुकी की। और साथ में एक साहबजादी की उन्होंने, वो भी जो है ना 10 साल पुरानी कार डिक्लेयर की हुई है, टोयोटा हाइब्रिड जो है साहबजादी के नाम है, वो जो है ना वो डिक्लेयर करने की हद तक। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है ना इनके गोशवारे में, जब मैं ढूंढ रहा था कि इन्होंने जो सैलरी का ड्रॉ करते हैं गोशवारे में है या नहीं है, 2016 के उसमें इन्होंने बाकी नील लिखा हुआ है, मतलब एक बड़े ही छोटे से फॉन्ट में ना बारीक सा लिखा हुआ है, एग्रीमेंट फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज कंटिन्यूड। अब इसका मुझे नहीं पता क्या मतलब है, कि कोई पुराने एग्रीमेंट हैं जो सर्विसेज देने के वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं 2000 इसमें गया कि शायद मिल जाए, 15 में वो भी नहीं मिला। कोई तफसील नहीं है कि इसका क्या मतलब है। अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम ये है कि पैसा अगर लेते हैं तब खासा प्रॉब्लम में, नहीं लेते तब प्रॉब्लम में है। पैसा अगर ये लेते हैं और इनको शुआरों में नहीं दिखाया तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये प्राइम मिनिस्टर पे भी यही है कि जनाब वो 10,000 का निकल आया, यहाँ पे नहीं है। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि वापडा के वजीर होके इलेक्ट्रिकल कंपनी में कंसल्टेंट भी लगे हुए हैं जो है ना, और वजीर होके वो लगे हुए हैं। ये तीसरा जो अहम इशू अमर भी आप हमेशा उससे स्किप कर जाते, क्या वजह है? कौन सा? कि आप इस मुल्क में सेनेटर भी हैं, आप इस मुल्क में MNA भी हैं, आप इस मुल्क में वजीर भी हैं, आप वजीर आजम भी हैं, फिर भी जाके किसी और मुल्क में नौकरी करते हैं। ये टेक्निकल चीजें भूल जाएं कि डिक्लेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कौन को जरा ये पता है। सेनेटर्स के हमारे यहाँ ये बहुत, मैं समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन इंटरेस्ट का जो है लॉ नहीं बनाया हुआ। हमारे वकील और बिजनेसमैन के लिए कानून बार नहीं करता MNA सेनेटर को, अखलाकी तौर पे होना चाहिए। सुन लें, मगर गवर्नमेंट में रहते, अगर गवर्नमेंट के आप वेबर और कैबिनेट मेंबर हैं फिर नहीं आप कर सकते। सर मैं करो एक छोटी सी इत्तला, हालांकि आपके पास बड़ा आज मवाद बहुत है, बड़ी आपने इस पर रिसर्च की हुई है। सवाल एक और पैदा होता है, आपने यहाँ पे कोई 80-85 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो आपको यहाँ 20-22 अरब डॉलर हर साल आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं जिससे मुल्क चल रहा है, उनको वोट का हक नहीं दिया जी। आपने किसी और मुल्क की आपने शरीयत ली हुई है और यू आर नॉट, आप हम जैसे नहीं हैं, आपको डिफरेंट हैं, आप अछूत हैं, हम यहाँ पे हम चौधरी हैं, हम यहाँ मालिक हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, क्योंकि आपके पास कोई और किसी मुल्क की शरीयत है। उनके डॉलर हमें अच्छे लगते हैं,
सवाल ये है कि अगर आप उनको ये वोट का हक नहीं देते ओवरसीज पाकिस्तानी को 80-90 लाख जो भी बैर रहता है, ये कहे कि उनके पास शरीयत नहीं। शरीयत क्या चीज होती है? आप रह सकते हैं वहाँ, नौकरी कर सकते हैं, दो चीज है ना। तो अकामा भी तो यही चीज है ना कि आप वहाँ रह भी सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। आपके लिए ये हलाल है, आप वजीर भी लग जाएं, आप MNA भी बन जाएं, सेनेटर भी बन जाएं, आप यहाँ भी तनख्वाह लेते रहें सेनेटर की या विफाकी वजीर की या वजीर आजम की, यहाँ प्रोटोकॉल भी लेते रहें, गाड़ियों पे भी रहें, काफिले भी चलते रहें, या फ्री मेडिकल, फ्री आपकी ट्रैवलिंग, फ्री गाड़ियाँ, फ्री रिहाइश, सबसे फ्री है। लेकिन आपको वोट का भी हक है, आपको वजीर बनने का भी हक है, MNA बनने का भी हक है, आपको वहाँ सऊदी कफील रखने का भी हक है, आपको दुबई का शेख भी अपना कफील रखने का हक है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना सर, उनको हम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्होंने किसी और मुल्क की शरीयत ले लिया। भाई साहब, आपने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से बड़ा काम किया हुआ है। वजीर आजम होते हुए आपने कफील रखे हुए हैं अपने, और वो भी सऊदी अरबी रखे हुए हैं। ये उससे बड़ी जो बकौल आपके मूवमेंट ऑफ शेम है, ये बड़ी आप टेक्निकल चीजें ठीक कर रहे हैं, जरूरी है। तो बड़ी चीज ये है कि आप लोगों ने अरबी कफील रख लिए अपने लिए, वजीर आजम होते हुए भी या वजीर होते हुए भी। आप बहुत सही बात कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती क्लास साहब कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 1 मिलियन, आई एम टोल्ड कि 1 मिलियन दिरहम दें आप, तो आपको वो जो है ना इन्वेस्टर्स वीज़ा दे देते हैं। सऊदी अरेबिया में शायद वो 3 मिलियन रियाल है। इन्वेस्टर्स वो नहीं लेते। मैंने किसी से पूछा कि वो ये लेबर वाला क्यों लेते हैं कामा, कि 15 मेरा 1.5 करोड़ रुपया शायद बनता है। उनका जी नहीं, उससे डिक्लेयर करनी पड़ती है फिर रकम के जी, वहाँ पे असासे दिखाने पड़ते हैं, वो यहाँ भी दिखाने पड़ते हैं। मुझे वो आपका इमेजिनेशन कुछ बताए तो और वजह भी हो सकती है। बेचारे हमारे जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में लेबर वर्कर हैं, दुबई में हैं, गल्फ स्टेट में, उनके साथ सॉलिडेरिटी भी हो सकती है। सॉलिडेरिटी है, सॉलिडेरिटी की वजह से इतने बड़े ओहदों पे ये जो जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। जिल्लत सुन लें, अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे हैं तो 6 महीने के अंदर एक दफ़ा वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है काम की। उसके बाद अगर पाकिस्तान में रिन्यू करवाना, FIA की इंश्योरेंस चाहिए। वो मुझे नहीं पता FIA वाले देंगे नहीं, आप बात कीजिएगा क्या क्या वो हैं। पर मैं ये कह रहा था कि इनकी पैसे अगर लेते हैं तब इशू है, नहीं लेते तब इशू है कि यहाँ पे ये नहीं शो किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहा साहब, उसके बाद मैं आपको माइक देता हूँ, वो ये है कि ये मुल्क के वजीर दफा भी हैं। तीनों सर्विसेज के चीफ्स के टेक्निकली ऑन पेपर ये बॉस हैं, और नौकरी वहाँ दुबई कर रहे हैं। तो नौकरी ये वो वाली कर रहे हैं। तो वो बात ये है कि वो सिंबॉलिकली इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सारी सर्विसेज चीज़ के बॉस हों, और आप एक इलेक्ट्रिकल कंपनी के अंदर जो है पैनेमा का उसका हेड है, वहाँ पे जाके आप लगे हुए हैं। वो एक बड़ी वो इसलिए मजीद शर्मनाक बात हो जाती है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, जो पाकिस्तानियों को, जो अरबी हैं पूरे मिडल ईस्ट के, वो हमें मस्कीन क्यों कहते हैं। अब समझ आ गया सर? आ रही है। अगर उनको ये पता हो कि इस मुल्क का वजीर आजम भी हमारे यहाँ आके नौकरी करता है, वजीर दिफा करता है, वजीर प्लानिंग करता है, जो सिपैक पे अरबों डॉलर की हमें वो कहानी रामलीला हम सुनते रहते हैं, नौटंकी जो हम डेली चलती रहती है, वहाँ पे मुलाजिम। जब आपका वजीर आजम अरबी शेख के कफील का मुलाजिम होगा तो उसके बाद वो मस्कीन ही कहेंगे ना। वो शुक्र करें 2-4 छितर नहीं मारते हमें। उनका रवैया हमारे साथ क्यों खराब है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। हमें वो लालची समझते हैं, हमें वो बहुत सारी चीज़ों का झूठा समझते हैं, हमें ये समझते हैं कि इनका करैक्टर कोई नहीं है। अगर वजीर आजम, वजीर दिफा और बाकी, और अभी बाकी का निकलना बाकी है। अब ये लाइन लग पड़ी है। अभी किसी ने सिंध की तरफ तवज्जो नहीं दी। सिंध में से बलोचिस्तान में से निकलेंगे अभी बड़े बड़े नाम आएंगे जिन्होंने इसी तरह के काम किए हुए वगैरह के आ गए हुए हैं, और तो पुराने हैं ना। अभी नई सीरीज निकलेगी। वैसे JATA के इसमें भी बना दें अगर सुप्रीम कोर्ट। कामा गेट खोलना पड़ेगा। कामा गेट आपके पनामा गेट से बड़ी चीज है कि आप यहाँ सरबराह हैं हमारे, आप हमारी मतलब है हमारे सर हमारे उसका नाम दुबई गेट रखा था। वो जो इतने ज्यादा अपार्टमेंट्स थे, अब समझ आ रही है अपार्टमेंट्स की ये कामा गेट है, या कामा गेट है। कामे वो अपार्टमेंट्स निकलेंगे अभी, बड़ा कुछ उसमें हम लेके आएंगे। सो जो अरबी हमें समझते हैं ना, हमें हमसे वो चिढ़ते हैं और हमारी को इज्जत नहीं करते। ये इसी तरह की छोटी छोटी हरकतों से आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम हो। मुझे लगता है कि चौधरी निसार अली खान की बददुआ लग गई है वैसे ख्वाजा आसिफ को और इनको एहसन इकबाल साहब को, दोनों वजीर आजम के तौर पर अपने आप को प्रोपागेट करवा रहे थे। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आज जो हुआ है, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, इनके साथ एहसन इकबाल साहब के साथ इस पे ट्विटर पे। तो मैंने उनको कुछ 4-5 सवालात डाले, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। एक का उन्होंने मुझे सिंपल सा जवाब दिया कि जी कि आप ज़रा वहाँ कफील से चेक कर लें कि कोई मतलब इन वे किस्म का था, मुझे समझ नहीं आया कोई सऊदी अरेबिया के हवाले से। तो उनका था जी वकील ना कफील जो है सऊदी अरेबिया में चेक कर लें कि वो किस तरह डील करते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट दैट वाज वेग। मैंने क्या 4-5 सवाल उठाए थे, वो बड़े अहम हैं। एक तो मैंने ये कहा था, मैं एहसन इकबाल साहब जब कंफर्म किया आपके ट्वीट के जवाब में, मेरा ख्याल है रात जब आप लगे हुए थे, तो उसके बाद मैंने अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने वहाँ से संभाल लिया जहाँ से आप रात छोड़ के गए थे।
उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने अच्छा किया वो देख, आपने गौर कर लिया वो रात के किस पैर में थी। खैर, तो उस पे मैंने उनसे 3-4 सवाल डाले। पहली बात तो ये, अंडर द लॉ, पाकिस्तानी लॉ 1979, ये आपका यहाँ प्रोटेक्टर ऑफ ये इमिग्रेंट्स 1979, इसके तहत अगर आपके पास वर्क परमिट है या जिसको अकामा कहते हैं, अगर आपका लग के आ गया है, आपको इससे जाके ये प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से स्टैंप कराना पड़ता है एक दफ़ा, 2 साल के लिए, 3 साल के वटेवर, और इसकी फीस देनी पड़ती है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसके बगैर आपको FIA वहाँ से एयरपोर्ट से आपको ये जहाज़ पे नहीं बैठने देती, इमिग्रेशन आपकी नहीं होती। अब पाकिस्तानी लॉ बता रहा हूँ। सवाल अब और इसमें 2-4 पैदा होते हैं सर। एक तो ये है कि क्या एहसन इकबाल साहब ने ये यहाँ से प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से मोहर लगवाई थी, 11-12 हज़ार रुपये जो फीस बनती थी वो पे की थी या नहीं की थी, उसके बाद इनको जाने दिया होगा। अब इसका भी रिकॉर्ड मेरा ख्याल थोड़ा सा हमें चाहिए। क्या उसके बाद ये ख्वाजा आसिफ साहब भी इसी प्रोटोकॉल में से गुजरे हैं, उन्होंने भी उससे इमिग्रेशन वालों से वो जो है या प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से उससे मोहर लगवाई नहीं लगवाई? और अगली चीज़ जो उनसे थी, मेरा ख्याल एहसन इकबाल साहब ने बड़ा आज उनका जो जवाब था, उन्होंने फरमाया कि जनाब कि मैंने वहाँ से 2004-06 तक मैं करता था, उस वक्त मेरा ख्याल MNA भी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2004-06 के असम्बली में थे ये, अगर मुझे गलत नहीं लग रहा, मैं वो दोबारा भी हमारी टीम चेक करके ब्रेक में बताएगी। चले नहीं भी थे, अब सवाल यह है कि अब इनका अकामा जो है किस पे लगा हुआ है? ये कल भी आपने पॉइंट रेज किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू पासपोर्ट अगर हो तो हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं उसको वीजा लगने पे भी। जी तो ये दो पासपोर्ट आपने कल रेज किया था। अपने अकामे किस पे लिए हुए आजकल के इनके जो वैलिड हैं अभी, क्योंकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मेरा अकामा वैलिड है अभी भी, और फरमाते मैं तनख्वाह भी नहीं ले रहा था, मैं जस्ट इसको ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर दूं। सवाल यह है कि अकामा की एक प्रिस्क्राइब किस्म की उसके SOPs हैं, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप वहाँ वर्किंग आवर्स करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप वहाँ काम भी नहीं करते, आप तनख्वाह भी नहीं लेते, लेकिन आपने अकामा लिया हुआ है और आपको कोई कहता भी नहीं है वहां पे कुछ कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं? सो एक तो मेरा ख्याल है इसको भी चेक करने की जरूरत है कि सऊदीज लॉ जो हैं या जैसे दुबई का कहते हैं, हर महीने आपको चेक मिलना जरूरी है अंडर द लॉ, नहीं तो एम्प्लॉयर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक चीज उस पे, और तीसरी चीज जो है जो हमें बताई जाए कि क्या ये जो वजीर है हमारे, इन सब के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा? ये ट्रैवल जितने भी करते हैं मिल जाता है एक एज ए वजीर के तौर पर। हमें जरा ये इसको क्लैरिफाई करें, हमारी कंफ्यूजन दूर करें कि अकामा इन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे लिया हुआ है या ग्रीन पे लिया हुआ है? अब इसमें ब्लू पे लग नहीं सकता ना सर, सुने ना, अगर इन्होंने उस पे लिया हुआ है, ग्रीन पे लिया हुआ है और डिप्लोमेटिक भी है, तो अंडर द लॉ ये 2 पासपोर्ट तो रख ही नहीं सकते। मुझे याद है अख्तर बुलंद राना साहब के खिलाफ उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में संभाले नहीं जाते थे, ऑडिटर जनरल थे, कि इनके पास 2 पासपोर्ट हैं। तो पूछे ना ख्वाजा आसिफ से। अब जरा ख्वाजा आसिफ से पूछेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब आपके पास कितने पासपोर्ट है? चौधरी निसार अली खान में जुर्रत है? और एहसन इकबाल साहब से पूछें, चलो इनको छोड़ें, FIA से जरा पूछें, जब इन्होंने ट्रैवल किया था इनके स्टैंप हुई थी इमिग्रेशन की, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन के स्टैंप्स लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी? आप इनको दाद दें। वो ये कह रहे हैं कि हमें सऊदीज लॉज कुछ नहीं कहते। ये बड़ा एक और मैं आपको साथ एक अटैच कर दूं, ये भी कह रहे हैं अपने, इससे पहले इसाक डार साहब हम बोल रहे हैं, इसाक डार साहब भी वर्क परमिट लेके वहां काम कर रहे थे। ये मतलब चौथे हैं ये अब वजीर आजम के बाद 3 मिनिस्टर हो गए अल्लाह के फजल से, सीनियर मोस्ट यही लोग, ये सीनियर हैं कि सऊदी अरेबिया, अगर एहसन इकबाल साहब की बात सही मान लीजिए कि मेरा तो अकामा भी है, लेकिन वो जो उनके रूल रेगुलेशन है कोई इतने सख्त नहीं है, मैं तनख्वाह नहीं लेता, काम नहीं करता, लेकिन मैं ट्रैवलिंग के लिए रखा हुआ है, क्या ये फैसिलिटी सऊदी अरेबिया जो है ये आम पाकिस्तानियों को देता है? पाकिस्तानियों के ऊपर क्लास ब्रेक से वापस जब ये एडवाइजर लगे हुए थे वहां पे सऊदीज के, उस वक्त मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, कितने हजारों लाखों इनको माइनर इनको वैलेशन पे सऊदी अरेबिया ने, गल्फ ने और दीगर हमारे मुस्लिम भाई जो है ना, मुस्लिम उम्मा जो हम लेके फिरते हैं, वो बताएंगे कितने हजार लाखों पाकिस्तानियों को सऊदीज ने, दुबई ने और दीगर ने उठा के वापस फेंका है उनको माइनर वैलेशन की। सवाल इसमें बताऊंगा कि इन बड़े लोगों के माइनर वैलेशन को तो सऊदी अरेबिया और दीगर जो है अकोमोडेट करते हैं, क्यों करते हैं? आम पाकिस्तानी वर्कर को उठा के जेल में डालते हैं और अगले दिन जहाज पे बिठा के छितर भी मारते हैं और जलील भी करते हैं। जरा वापस हैं ब्रेक के बाद। चलिए अब छोटी हम ब्रेक पे चलते हैं। जब छोटी सी ब्रेक से बाद हम वापस आएंगे तो ये आपको बताएंगे कि जिन ममालिक में पाकिस्तानी हुक्मरान नौकरियां करते रहे हैं पिछले 5 सालों में, वहीं से उन्हीं ममालिक से कितने पाकिस्तानियों को, कितने हजार पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास साहब आप वो लिस्ट हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए जो पिछले 5 मैं इससे पहले लिस्ट पे हूँ कि सऊदी अरेबिया ने कितने पाकिस्तानियों को निकाला। जब ये मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थे वहाँ पे काम कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, कोई वहाँ पे
उनका एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। दुबई से कितने लोगों को, हजारों लाखों को निकाला गया। इसाक डार साहब वहाँ पे थे। आज बड़ा उन्होंने जो जवाब दिया ना, बड़ा आपको पता ना, पाकिस्तान में जब आप पकड़े जाए ना किसी को रेड हैंडेड, तो बेस्ट आपके पास जो होता है ना जवाब, आप जरा मजहबी थोड़ा सा वो आप उसका सहारा ले लेते हैं। आज मतलब एहसन इकबाल साहब से सवालों जवाब ये हो रहे थे कि सर आप वहाँ पे लगे हुए थे, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वहाँ पे सऊदी अरेबिया में लगे हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं वो। तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि मुझे तो वहाँ पे ये मदीना में ये गार्ड लगने में भी कोई मसला नहीं है, मतलब ये मदीना में मैं गार्ड भी लग सकता हूँ। फुआद चौधरी ने असल में कह दिया था कि जनाब ये गार्ड लगे हुए हैं, तो अपनी तरफ से क्लैरिफाई करते हुए उसका बहाना लिया, मजहब का इस्तेमाल किया। फेयर एनफ, आप जरूर लगे, हम सबकी जाने भी कुर्बान है उन पे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबकी हैं, ये मुसलमान हमारा बिलीफ है। लेकिन जब आप कहीं पकड़े जाए ना, तो फिर उस वक्त ना ये इस तरह के जज्बात से लोगों को खेलने की कोशिश ना करें। फिर एक काम करें, पूरी कौम खुश होगी, अपना स्टेटस ना मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से ना गार्ड करवा के वहीं पे पोस्टिंग करके वहीं पे जॉब भी करें और वहीं पे छोड़े ये काम दुनियादारी के, चले जाएं वहीं। नहीं, मैं अगली बात कह रहा हूँ कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का ओहदा हटवाएं और फिर जाके हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते वहां पे जो भी आपने काम करना होता है ना मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वाला, वो वहीं पे किया करें। उन पे जो हमारी होली प्लेसेस हैं, और हमारे लिए भी दुआ किया करें और हम आपके लिए दुआ किया करें। किसी को एतराज नहीं होगा। महज लिख देने से नहीं होता कि अगर मुझे लगना पड़ गया कुछ अरसे के लिए वहां पे लग भी जाएं और अपना जो ओहदा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का ना, इसको हटाने का नहीं, इसको आम मुसलमानों के जज्बात के लिए इस्तेमाल ना करें। हम सबकी जाने कुर्बान है उन पे, नेक हस्तियों पे, लेकिन इस तरीके का जहां पे अपनी वजाहत देने की बजाय आप फिर उसका टर्न कर देते हैं, मजहबी कलर देके, ताकि आपको आम आदमी कहेगा देखा कितनी इनकी। वैसे अगर देखा जाए मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी चीटेंगे, ये भी आप उनके लॉज को भी चीट कर रहे हैं, इस मुल्क को भी चीट कर रहे हैं, हमें भी चीटिंग कर रहे हैं। और पता है ना टैक्स इन्होंने कितने दिए थे? एक दफा इनका आया था एहसन इकबाल साहब के टैक्स रिकॉर्ड, आप सुन के सर 13,000 रुपए रिपोर्ट हुए थे 13-14 में मेरा ख्याल है। अच्छा, बाय द वे इनके भी मैंने गोशवारे चेक किए हैं। एहसन इकबाल साहब का कोई, इन्होंने किसी किस्म का बाहर से कोई सैलरी या किसी किस्म की रेमिटेंसेस वगैरह 2016 में बिल्कुल नहीं डाले हुए, खाली खाना है। आगे सुने, सऊदी अरेबिया में और दूसरे कैंडिडेट हैं ये प्राइम मिनिस्टरशिप के, जरा देखते हैं कि दूसरा भी फारिग हो गया। क्या स्टाफ हमारे मुल्क के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क में रूल करना है, वो खुद प्रेफर करते हैं जहाँ बाहर के मुल्कों में जाके नौकरियां करें, कोई मार्केटिंग स्पेशलिस्ट लग जाए, कोई मार्केटिंग मैनेजर लग जाए, कोई वहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट लग जाए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट लग जाए, अपना मुल्क नीचे चला जाए, खैर है। बाकी वो सऊदी अरेबिया और दुबई को जाके ऊपर ले जा रहे हैं। ये अब आप जरा अगर स्क्रीन पे हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि 2012 से 2016 तक 1,90,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया से उन्होंने डिपोर्ट किया है, सऊदी अरब से निकाला गया है सर। सिर्फ 4 सालों में 1,90,000 ये पाकिस्तानी वहां से उन्होंने निकाले हैं। और फिर ये नीचे जो है हमने उसका ब्रेकअप उसका दिया हुआ है कि किस किस साल में कितने निकाले गए हैं, और इनकी किसी की माइनर होंगी, किसी की मेजर पेनल्टीज होंगी, मान लेते हैं सजाएं भी होंगी। इनके लिए कोई माइनर इवैल्यूएशंस करते रहें, इनको अकोमोडेट वहां पे आके करते रहेंगे। एक चीज ये तो सऊदी अरेबिया की है कि वो हमारे साथ कोई रियायत नहीं है। वैसे हम उनके भाई भी हैं, उनको किसी वक्त हमारी फौज चाहिए, किसी वक्त हमारे कोई वेपन चाहिए, जो चीजें चाहिए, हमारी जान भी हाजिर है सऊदी अरेबिया के लिए। लेकिन जब हमें कोई जरूरत पड़ जाए, हमारा 1,90,000 उन्होंने उठा के 4 सालों में उठा के वापस फेंका कि अपना ये जो माल मताया है ना पाकिस्तान वापस ले जाएं, हमारा उससे कितनी रेमिटेंसेस कम हुई हैं, उससे कितना हमारी बेरोजगारी फैली है। सऊदी अरेबिया को इससे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन एहसन इकबाल साहब के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां पे मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वो लगे रहें, वो तनख्वाह ना लें, वो वहां पे काम ना करें, 6 महीने में 1 दिन चले जाएं। उस पर सऊदी अरेबिया इनको डिपोर्ट नहीं करता, ना इनका कंट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट खत्म करता है कि आप वायलेशन कर रहे हैं, ना इनको डिपोर्ट करता है। लेकिन 1,90,000 चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड जो है ना, उनको उन्होंने ठुडे मार के जेलों में रख के छितर मार के जहाज पे बिठा के कहा कि तुम जो है ना यहाँ से निकल जाओ। एक चीज अब दुबई का सुन लें, जहां पे हमारे हिज एक्सीलेंसी या अपने इसाक डार साहब जो है शेख साहब के उनके वो थे, उनके मुशीर थे, उनके दौर में देखिए 2012 से 2016 में 38,500 पाकिस्तानी को यूएई से निकाला गया है। 38,500 ये वहां से निकले हैं सर। मैं किस्मत खान ने आज इस पे अच्छा खासा काम किया है, फर्दर भी करने की जरूरत है। आपको सारे गल्फ स्टेट का लेके आएंगे, बाकी भूल जाएं। एक और स्टोरी किस दिन करेंगे, मगर 3-4 लाख ज्यादा पाकिस्तानियों को गल्फ स्टेट से मुख्तलिफ से माइनर या मेजर वट एवर क्राइम्स पे या उनकी वायलेशंस पे निकाला गया है। ये कंसल्टेंट हमारे उसी वक्त अपने अपने 1 अरब रुपया इसाक डार साहब ले रहे थे 3 सालों का, नाम गलत करके, मतलब पैड पे नाम गलत शेख के डाल के 1 रुपये ले ली। लेकिन अपने जो पाकिस्तानी थे जिनके लिए कहते हैं हम सर्व कर रहे हैं,
वो वहां से आपके 2.5-3 लाख उन्होंने वहां से निकाल दिया। बस मैं किस दिन डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी इनकी बेचारों की गुर्बत देख के मेरा दिल कह है कि सुबह पैसे थोड़े से बजवा दूं मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं, बाल साहब का विरासत के अलावा उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट जो क्लास साहब दिखाई भी ना 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये तो मेरा कुक बेचारे की भी मिनिमम तो सैलरी है, 10,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है। और टोटल जो फर्नीचर वो लगा के ना कितनी तनख्वाह इन्वेस्टमेंट शो की हुई है, टोटल जो है ना 10,000 रुपये है। रुपए है या कोई रुपीज मैंने खास तौर पर वो भी अप्रोक्सीमेटली बार चेक किया और इनहेरिटेंस एंड फैमिली गिफ्ट्स मिला जुला के जो है ना ज्वेलरी वो गिफ्ट पे आपने अच्छा याद दिलाया। 4 लाख की है सिर्फ, और फर्नीचर फिटिंग्स इनकी बेचारों की ना टोटल 5 लाख रहे, जिसमें से जो है ना एसेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन जो दिए टोटल 4-4, 5-5 लाख के ना टोटल इनके असासे हैं। सही है। बस मैं आपके पुराने दोस्त रहे हैं वैसे, आजकल माशाल्लाह आपकी तनख्वाह अच्छी है, एक गाड़ी गिफ्ट ही कर दें। मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा चेक भिजवा दिया करूं। पुराने ताल्लुकात है मेरे स्कूल के हैं, तो इस वजह से ठीक है। तहाइफ के ऊपर क्लास आप आते हैं। तहाइफ पे तो हमने देखा है कौम किसी के पीछे जाए ना जाए, प्राइम मिनिस्टर इसराक डार साहब के पीछे चलती रही, नक्शे कदम पे गई है और वो किया। आज सुने बड़ी अच्छी स्टोरी आज की, मुबारक ज़ेब जो है हमारे डान के दोस्त मुबारक ज़ेब ने अच्छी बड़ी आज स्टोरी की है। जैसे ये शाहबाज राना है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, वो भी बड़ी अच्छी स्टोरीज लाते हैं। आज मुबारक ज़ेब की बड़ी एक अहम स्टोरी है, जो मैं कहता था अपने शोज़ में कि हजूर इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना रास्ता दिखा रहा है इस मुल्क के बिजनेसमैनों को कि जनाब आप आएँ और लुट मार करें और अरबों रुपए की करें। वो क्या बहाना था कि आप अपने बच्चों को ना यहाँ पे उनको तोहफे दिखाने का कल्चर जो है ना ये इसाक डार साहब ने शुरू किया। उसको पीक पे लेके गए थे जनाब अपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने 1 अरब बल्कि 1.25 अरब रुपए के इन्होंने तोहफे वहां से ले लिए अपने बेटे से बरखुरदार से, और फिर फैमिली में इधर उधर घूमते रहे। वो इसाक डार साहब ने 41 करोड़ रुपया कर्ज हसना का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। उनको देखी ये स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने अपने बेटे को 20-25 लाख रुपया, उनका नाम भी अली है वैसे, उन्होंने अली साहब को 20 लाख उनको दे दिया कर्ज हसना। आज जो स्टोरी मुबारक ज़ेब की है, वेरी शॉकिंग स्टोरी कि तहैफ के नाम पर अरबों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। आमिर साहब आपने लीगली तौर पर अलाउ किया हुआ है कि आप अपने बच्चों को या वट इनको गिफ्ट दे सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनका बेटा उनको 1 अरब रुपए का उनको तोहफा दे सकता है कैश, तो उन बिजनेसमैन ने को ये तो यहाँ तो अंधी मच गई है सर। 102 बिलियन रुपीस के टैक्सेस सर, 3,000 के करीब, बल्कि 2785 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने शो किया है अपने टैक्स रिटर्न्स में हमने 102 अरब मतलब $1 बिलियन उन्होंने शो किया है टैक्स से बचने के लिए हमने बच्चों को गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट के तौर पे भेज दो। अब मुझे बताएं किस मुंह से एफबीआर वाले इन 2785 लोगों से पूछेंगे कि तुम लोगों ने यहाँ पे आके 102 अरब या $1 बिलियन के तुमने टैक्स से बचने के लिए तुमने कैसे इनको तहफ़ दिए? वो किस मुंह से पूछ सकते हैं आमिर साहब? और पर्टिकुलरली अगर 102 अरब है कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये गोशवारे भरता हूँ, मुझे कुछ अंदाजा है, ये आपका मैक्सिमम स्लैब अगर 102 बिलियन का रखें, ये 35 से 40 बिलियन रुपीस का टैक्स बनता है कम अज़ कम। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कि मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दे कोई टैक्स एक्सपर्ट जो है। हाईएस्ट जो स्लैब में चला जाता है 102 बिलियन रुपीस कोई टैक्स नहीं है। जब एफबीआर इस वजीर आजम को कुछ नहीं पूछेगी, कोई नोटिस नहीं भेजा, इसाक डार को नहीं भेजा कि क्या किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का यही हिसाब हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, 86 करोड़ रुपया 1.32 बिलियन रुपीस है शायद, जिसका वो गिफ्ट्स में प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने उनको दिए हुए। अब ये देख लें सिर्फ 8 अफराद ने 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक दौलत को तहफ़ का नाम दे के टैक्स बचाए। सारे फिगर्स अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं ना स्क्रीन पे कि आप अंदाजा करें नया कल्चर इस मुल्क में टैक्स चोरी का, जिसको लीगलाइज करप्शन, ये ऐसे कवानीन बंद करें या आपकी स्टेट गरीब होती जा रही है। 102 बिलियन जिस मुल्क में 5 से 8 करोड़, ये इनके अपने फिगर्स हैं, 5 से 8 करोड़ लोग आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, वहां पे ऐसे लाज होने नहीं चाहिए कि आप बैठ के 102 अरब रुपए आमिर साहब $1 बिलियन जो है जिस पे टैक्स आना चाहिए था, आपने लीगली तौर पर अलाउ किया हुआ है। और उसके बेनिफिशरीज कौन है? खुद लाभ बनाते हैं ये। अब हमें बताया जाएगा ये कानूनी तौर पर चीजें जायज है। 1992 का आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया, पूरा शरीफ खानदान को उसका फायदा हुआ। आपने गिफ्ट वाले आपने कवानीन बनाए हुए, आपको उसका फायदा हुआ कि वजीर आजम को 1 अरब आ गया और कोई पूछने वाला नहीं। इसाक डार साहब वहां कर्ज हसना का खेल खेल रहे हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे करप्शन के नए नए तरीके लीगलाइज कर दिए, कल को हमारा मुंह बंद कराने के लिए हजूर इसको बंद करें। ये 102 अरब $1 बिलियन आमिर साहब उन्होंने गिफ्ट में लोग उन्हें शो करवा के उन्हें टैक्स नहीं दिया। टैक्स से बचे हैं वो लोग। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे
तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सेनेट की खजाना कमेटी में होने वाली कार्रवाई तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चेयरमैन नैब की जब बात होगी तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिल्ली चूहे का ये खेल कब तक जारी रहेगा। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासे साहब, ये जो नैब ने अब काम शुरू किया हुआ है, पुराने जो केसेस हैं उनकी इंक्वायरीज को बंद कर दिया जाता है, नए को खोल दिया जाता है, ये क्या चक्कर है? इनके पीछे भी कोई कहानी होती है क्या? मैं इस पे बात करता हूँ मैं, लेकिन वो इमरान खान वाला आज एक बड़ा एक अहम था जो मेरा जस्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला पनामा का देना चाहिए। मेरा ख्याल इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितना लेट होता जाएगा इस मुल्क का बिल्कुल कारोबार रोक कर रह गया है। मुझे ज़मीर जाफरी साहब की वो एक उनकी नज़म याद आ रही है, जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा था ना सारी चीज़ें रुक गई थी, तो उन्होंने फिर इस पे एक बड़ी मशहूर ज़माना उन्होंने जाफरी साहब ने नज़म लिखी थी, उसका उन्वान था बस ज़रा ये वर्ल्ड कप हो ले। कि जो भी काम था ना, कोई भी किसी के पास गया उसने कहा ज़रा ये वर्ल्ड कप हो ले। तो मेरा ख्याल है आजकल वही पनामा वाला फैसले पे सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। वैसे वो जो मुमकिन है, मैं जस्ट एक हिंट मतलब दरख्वास्त की जा सकती है कि जितना जल्दी पॉसिबल लोग कर सकें, पर यह है कि डिटेल्ड जजमेंट क्योंकि लिखनी है तो वो जजों को ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी जल्दी में आप कुछ लिखें, ये नहीं दरख्वास्त की जा सकती। 30 दिन तो लीगली तौर पर जायज़ है। वैसे ये मुमकिन है कि ये एक आध डिसेंट हो जाए, बाकी ये सुना कि फैसला जो है ना वो नहीं बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि एक आध शायद डिसेंट आ जाए, बाकी मेरा ख्याल फैसला वो जो है ना ऑब्वियस है। बस दैट्स इट। एक जरा मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये शहबाज राना साहब हैं एंड वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज वर्क। उन्होंने ये आके करेक्शन किया है कि जनाब उस साल में एहसन इकबाल साहब ने सिर्फ 11,000 रुपये टैक्स दिया था, यानी वो 13 नहीं था, वो 11 था। 11,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, जो मैं 13 कह रहा था। दूसरा एक उसने शहबाज राना ने बड़ा अहम सवाल उठाया है, वहाँ के जनाब के जो बंदा इसाक डार साहब जो है शेख के एम्प्लॉई थे दुबई में, वहाँ पे जो शेख के रूलर थे, मुलाजिम थे ना, क्या वो बंदा जो है वो उन्हीं शेख साहब से जो उन्होंने PTCL का $800 मिलियन नहीं दिया हमें 2006-07 के बाद, उसमें जुर्रत है इसाक डार साहब जो मुलाजिम है UAE की शेख के, कि उन्हीं से $800 मिलियन वापस मांग सकें? यूरो बॉन्ड उन्होंने दुनिया की तारीख का महंगा तरीन कर्जा ले लिया, लेकिन अपना उन्होंने UAE से और पूरी प्रॉपर्टीज PTCL में ट्रांसफर करवा दी। सारी कैबिनेट ही उनके मुलाजिम है, अब तो प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे वजीर उनके मुलाजिम निकल आ रहे हैं। तो मुलाजिम नौकर की तो नखरा की चले। अच्छा, बाकी ये नैब का सुन लें जी। नैब के चेयरमैन को दाद दें। वैसे आमिर साहब को मुझे फिक्रा याद आता है, मतलब मशहूर ज़माना जो जजेस ने कहा था कि आपको शर्म आती नहीं है, क्या अल्फाज से शर्म आती नहीं है, शर्म महसूस नहीं करते। अल्लाह आपका भला करे। उन पे जो चीज़ें आई हैं वो सबके सामने हैं। आज उन्होंने फिर यहाँ पे EBM की एक मीटिंग की। इनका तरीके वारदात ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। ये इनकी EBM इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें 6 नई इंक्वायरियां शुरू होती हैं आमिर साहब, और 6 पुरानी क्लोज होती हैं। ये जरा देखें मनी मेकिंग कैसे हो रही है। वो आखिरी दबार है ना, अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, अक्टूबर से पहले ही सारे काम ये क्लियर करके जा रहे हैं। वो सारे चोजन लोग हैं, वो मर्जी की सारी वो है, उसमें गैर जरूरी आदमी नहीं आने देते। मतलब ये ड्रामा चल रहा है। हम आपको बहुत सारी प्रेस रिलीज दिखाएंगे कि इनके पहले पोर्शन होगा प्रेस रिलीज का कि जनाब चेयरमैन कमर जमान चौधरी साहब ने आज इतने केसेस ओपन करने की इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दे दी। बंदा कहते हैं आज के बाद पाकिस्तान में किसी को करप्शन की जरूरत नहीं होगी। जो ही आखिर पे जाते हैं, अच्छा जो क्लोज केसेस होते हैं वो आखिर पे डालते हैं, समझदार है ना, वारदाती है ना बुनियादी तौर पर। सारे हमारी सरकारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो केसेस क्लोज करनी हो तो नीचे जाके प्रेस रिलीज में ठोकेंगे। आज भी वहां पे 5-6 केसेस जनाब इन्होंने बैठ के मलिया मेट। आप लोगों को, इनको नैब के अफसरान को शर्म आनी चाहिए कि आप हर हफ्ते नए केस खोलते हैं, अगले हफ्ते क्लोज करके फिर नए केस। मतलब आप लोग पैसे बनाने पे बैठे हुए, माल बनाने पे बैठे हुए। पहुंचा दूं कि आसमा रबाब आलमगीर की वहां से इंक्वायरी लग के आ गई थी, वो रेफरेंस नहीं बनाया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये फिट केस है, पर रेफरेंस आ गए हुए हैं, वो नहीं बनाया। दूसरा उन्होंने आज जो इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा जी हमने कहा है कि ज़रा एक्सपीडाइट करें नवाज शरीफ के केसों को, 18 साल हो गए हैं, एक्सपीडाइट करें। और तीसरा अभी भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो खुदाबिया खोलना है या नहीं खोलना, इंतजार कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले का कि फिर आएगा तो फिर देखेंगे। अच्छा, ये जिन लोगों ने इनको लगाया था, बड़ी मजे की बात है, मैं पिछले दिनों इंटरव्यू देख रहा, अलीना शिगरी हैं, ये को अगेन एंकर है नवा वक्त, उसमें टीवी में बड़ा अच्छा शो करती हैं अपना। तो अलीना शिगरी ने जो उनसे सवाल जवाब पूछे, और लगाने वाले कौन थे, उनको खुर्शीद शाह साहब थे। तो अलीना ने जब उनसे सवाल पूछा कि जी किस तरह के बंदे को आपने लगाया है, जरा पूरी कौम को सुनाया। खुर्शीद शाह साहब और वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने मिल के लगाया था, जरा जवाब तो सुनाया खुर्शीद शाह साहब ने अलीना शिगरी को क्या जवाब दिया।
सर मुझे नैब के चेयरमैन के हवाले से रिजर्वेशंस को सामने आई थी अदालत की, और बार बार कहा जा रहा था कि भाई ये एक तो केसेस क्यों नहीं खोले गए, जिस पे माजरत का इजहार भी किया गया। नैब की चेयरमैन की जो तकर्री थी, अपॉइंटमेंट का मामला था, वो तो आपके और वजीर आजम के साथ मिलके एक डिसीजन लिया गया। तो सर क्या क्वालिटीज देखी गई थी चौधरी कमर जमान साहब के? हम जिसको भी उठाएंगे ना तो फिर आप ये पूछेंगे क्या क्वालिटी देखी सर, तो कुछ ना कुछ तो देख के ही उनको लगाया होगा। पास्ट जो रिकॉर्ड देखा कि उसमें उसकी ACRs, उसका रिकॉर्ड, उसका पास्ट ठीक था सर, देख के दिया आपने। पास्ट रिकॉर्ड कमर जमान साहब का बिल्कुल सही है सर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चूंकि आप सरबराह भी हैं, कोई केस नहीं है कमर जमान साहब के मुताबिक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो रोल है ना, वो ये रोल नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल है कि ऑडिट पैराज बनती हैं, उसमें जो उसका बातें हैं, बहुत से रूल्स की वायलेशन होती है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, पैसे इस्तेमाल नहीं होते या पैसे खाए जाते हैं या इन्वेस्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं लोग, वो हमारे पास आते हैं, उनकी फिर रिकवरी करते हैं। PSC को अगर कोई रोल पार्लियामेंट एक एक्स्ट्रा रोल दे दे, जो हमने कहा भी है कि भाई कोई PSC का जो वो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जाए, अगर देते हैं तो फिर ये काफ़ी चीज़ें हल हो सकती है। तो चेयरमैन नैब का पास देख के रखा गया। अगर आमिर पास्ट बता दे जरा। पास तो आप बताएंगे, मैं प्रेजेंट बताता हूँ। अगर आमिर मतीन साहब मेरी जमानत किसी 2-4 जगहों से करवा दें तो मैं वजह बताने को तैयार हूँ। ये तो खुर्शीद शाह साहब जो है ना, उनकी अच्छी चीज़ ये है, इनमें बड़ी तनकीद करते हैं, बड़ी बैशिंग करते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त भी करते हैं। इसके बावजूद, हमारी तमाम तर तनकीद के बावजूद, ये वहाँ की उसकी शक्कर की मशहूर ज़माना खजूर भी हमें भिजवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहने पे मजबूर हूँ, आई होप कि अगली दफ़ा भी भिजवाएंगे, जो मैं अभी कहने वाला हूँ कि खुर्शीद शाह साहब पे भी नैब के केसेस थे और कमर जमान चौधरी साहब ने ही सेटल किए। सो अलीना जो उनसे सवाल पूछा, क्योंकि अलीना को अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड का पता होता वो पूछ लेते हैं, और जो इनके वकील थे ना, उनका नाम मैं लेने की जरूरत नहीं कर सकता, वो आमिर साहब के दोस्त हैं, तो आप ले लीजिए। लिहाजा उनका बनता है। जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा ना कि कमर जमान चौधरी साहब जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक इंसान हैं और बड़ा गरीबों पे रहम करते हैं, उनके केसेस क्लोज कर देते हैं, तो कमर जमान चौधरी साहब ने खुर्शीद शाह साहब का केस क्लोज किया हुआ है। लिहाजा ऐसे बंदे का तो पास तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। लेकिन मैं हैविंग सेड ऑल दिस, ये शाह साहब जो है ना, ये मुझे अगली दफा भाई उसकी शक्कर की खजूर भेजेंगे, मैं ये पहले कह रहा हूँ। नैब से अगर इतने ज्यादा ये खुश हैं तो सिंध के अंदर नैब जो है ना, वहाँ क्यों बंद कर रहे हैं? पहली बात है, जस्ट बिकॉज के मलिक रियाज की वो एक उन्होंने गलती से एक प्रोजेक्ट खोल लिया तो वो वहाँ पे है, वो उस पर स्टोरी इरादा किस दिन करेंगे। मगर फिलहाल जो है हंसी आ जाती है कि ये कह रहे थे उनका पास्ट देखा था, पास्ट में सिर्फ 2-4 गलतियां थी। एक तो ये कि NICL का इनके ऊपर वो स्कैंडल था, वो आपने ब्रेक किया हुआ था, उसके अंदर बेताजा तफ्तीश थी, इल्ज़ाम बड़े छोटे छोटे थे, 1-2 पेट्रोल पंप थे, एक आधी हीरोइन की स्मगलिंग का एक केस था, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। चौधरी साहब ने जो अरशद शरीफ के शो में चेयरमैन नैब की तारीफें की थी, उन्होंने कहा इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, ऐसी ऐसी दौलत निकलेगी। ये इफ्तिखार चौधरी साहब साबिक चीफ जस्टिस कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। उन्होंने कहा जब इनकी जरा दौलत तो गिनना शुरू करें, इतनी यहाँ डल्टी मनी निकलेगी, उनके अल्फाज हैं। एक जो स्कैंडल सामने आया था, जो अभी ये हाई कोर्ट में चल रहा है कि मशहूर जो है वहाँ पे बैठ के जेल एफिडेविट भर रहे थे, मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फौज से वो दी जाए, वो पेंशन दी, जो केस अभी एक कर्नल साहब ने चलाया हुआ है। तो वो तो रिकॉर्ड तो ठीक है, रिकॉर्ड की वजह एक ही थी कि शाह साहब का केस उन्होंने सेटल किया और बड़ा शाह साहब ने सही बंदा चुना था। माजी है, ये जो मौजूदा दौर है, अक्टूबर में रिटायर होने के बाद अगर ये समझ रहे हैं कि ये बच जाएंगे, एक्सटेंशन मिल जाएगी, एक्सटेंशन ऐसा हीरा रोज रोज थोड़ा मिलता है। ये बचने वाले मुझे उम्मीदें नहीं नजर आ रही। आमिर साहब, हमारे पास लास्ट मिनट में चाह रही हूँ कि मुल्तान की जो खबर आई थी पंचायत के हवाले से, मैं चाह रही हूँ उसके ऊपर आप प्लीज अपना जरा पॉइंट ऑफ व्यू। भाई क्या उसके ऊपर जो इतनी तकलीफ हुई है कि मुख्तारा माई के केस का भी एग्जैक्टली वही वाला केस है, उसी तरीके से पंचायत बैठ ली, उसी तरीके से ज्यादती ये वाली हुई। तो हमारा ख्याल था कि उसके ऊपर वो शायद डिटरेंस होगा, कवानीन भी बन गए, ये भी बन गया, वो भी बन गया, मगर सोसाइटी मुआशरा कैसे तब्दील करें? ओवरनाइट तब्दील नहीं होता, ये वाक़े होते रहते हैं, बिल्कुल वो वाला करते रहते हैं, हम उनके मतलब करते रहते हैं। इस पे कल थोड़ा सा मजीद बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये पूरा इशू जैसे आमिर ने कहा, इस पे थोड़ी सी फोकस करने की ज़रूरत है। मीडिया तो अपना रोल हम प्ले करते रहते हैं, मतलब जुडिशरी थाना कचहरी वाली एक लंबी कहानी है कि इसको कैसे सेटलमेंट होती हैं और किस तरह की चीज़ें की जाती हैं। इट्स अ वेरी सैड ऑफ कोर्स, पर्टिकुलरली हमारे इलाकों में, इंटीरियर सिंध में या हमारे साउथ में ये चीज़ें इस तरह की ज़्यादा वाक़यात होगा जिस पे वाकई सर शर्म से आके उसमें झुक जाता है। आज जो हमारी दो और हम इस पे करेंगे फॉलो, दो रह गई हैं, एक रॉयल पाम लाहौर का जो हमारे इमरान मगराना जो है वो
दो बड़ी अहम स्टोरीज लाए थे आज वहाँ से। एक तो उसकी थी यहाँ पे खजाना कमेटी की थी, खजाना कमेटी में सलीम मांडवीवाला साहब और वहाँ पे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के दरमियान वहाँ पे अच्छी खासी हुई, और मेरा ख्याल मांडवीवाला साहब बेचारे फिर वहाँ पे रगड़े गए हैं कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब को रखा इसीलिए हुआ है कि आपने मांडवीवाला साहब को कोई फाइनेंशियल क्राइम पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी। और रॉयल पाम का बड़ा स्कैंडल है कि 16 साल से चल रहे आमिर साहब, और जिनके और ऐसी इसमें दास्तानें हैं, कहानी, क्योंकि मैंने ही इसको ब्रेक किया था 2001 में, 2001 से ये चल रहा है। इसमें क्या ट्विस्ट और टर्न आए हैं, क्या क्या बड़े लोगों ने इसमें माल बनाया है, इस पे जरा डिटेल से इमरान मकरान ने जो मेहनत की है स्टोरी पे, आज जरा टाइम नहीं रहा हमारे पास, कल करेंगे इंशाल्लाह। कल हम इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।